दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आपका यह होस्ट उमा शंकर आप सभी का वंदन अभिनंदन करता है। दोस्तों आज की हमारी राइडिंग एक ऐसे गांव की ओर हो रही है जो जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा से लगभग 29 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ राज्य का बस्तर संभाग और उसके अनुरूप एक छोटा सा जिला जो हमेशा चर्चा का विषय बना रहता है। जी हाँ, मैं दंतेवाड़ा की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर हमारे स्क्रीन में आप देख सकते हैं बाइक पर सवार हमारे बस्तर बटालियन के जवान अपने पूरे जो सुरक्षा से जुड़े जो हथियार हैं, असला बारूद है, अपने साथ लिए गश्त लगाते आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। जी हाँ, नक्सलवाद से पीड़ित यह क्षेत्र पिछले कई दशकों से रहा है और उसके पीछे हमारी सरकार लगातार सतत प्रयास कर रही है कि हमारे जो वनवासी भाई बहन किसी कारणवश इस विचारधारा से जुड़े हैं तो वो वापस से मुख्य धारा से जुड़ जाएं। गांव के इसी समग्र विकास के लिए मैं भी अपने समय से समय निकालकर योगदान देने का छोटा सा प्रयास एक सोशल वॉलंटियर के रूप में हमेशा करता रहता हूं। आज मुझे यहां मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रण किया गया है और जो संस्था है जो गांव के समग्र विकास के लिए कार्य करती है, उनके कार्यकर्ताओं को मुझे अपने एक्सपीरियंस के तहत मोटिवेशन देने का कार्य करना है, जो कि आप अभी देखने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिए और सहयोग अवश्य करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आपका अपने चैनल विलेज एक्सप्लोरर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा ऐसे गांवों का चयन करते हैं जो आज भी सिस्टम से कटे हुए हैं। हम ऐसे परिवारों के साथ निरंतर मिलने का कार्य करते हैं जो किसी न किसी तरीके से आज भी वंचित हैं। आज हम लोग एक ऐसी संस्था में आए हुए हैं जो इन परिवारों के लिए लगातार काम करती है और उस संस्था के विषय में मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर अवश्य डाल दूंगा। लेकिन आज आप देख सकते हैं हमारे बीच हमारी छोटी बहन है विनीता और साथ में राजकुमार मेरे छोटे भाई हैं। और इधर आप देखेंगे तो ये हमारी श्रीमती जी किरण है, ये मेरा बेटा है, जानते हैं आप इसको यश। उधर भी मेरे दो भतीजा भतीजी है और ये हमारे गांव के सब दीदी भैया लोग हैं। तो यहाँ पर आने का जो मकसद है गांव को शहर से जोड़ना और हम जो भी सक्षम लोग गांव के लिए कुछ जो करना चाहते हैं उस करने के पीछे इधर जो रामाधार भैया जैसे हमारे जो सेवाव्रती है और कैमरे के पीछे वैष्णव भैया है, ये सभी के सभी, और इधर हमारे एक और भैया है, इधर आओ, क्या नाम है भैया? श्याम भैया जो है इधर। तो ये सभी के सभी लोग गांव में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, लोगों के बीच जागरूकता को बढ़ाने के लिए, उनके भरण पोषण के लिए, समाज में एक अच्छा जीवन शैली कैसी हो उसके लिए, स्वास्थ्य के लिए, हर एक तरीके से ये सभी लोग निरंतर 24 घंटा कार्य करते रहते हैं। आज मुझे भी मौका मिला है कि इन हमारे समर्पित भाई और बहनों के बीच आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मेरा आपसे यही आशा है कि आप इस संगठन से अवश्य जुड़िए, क्योंकि ये राष्ट्रव्यापी संगठन है और रामाधार भैया जैसे और बाकी जितने लोग हैं, जिस तरीके से ये सेवा भाव से, समर्पित भाव से कार्य कर रहे हैं, इन्हें हमें सहयोग करने की आवश्यकता है। जिस तरीके से मेरी बहन विनीता आज जुड़ी है, मैं चाहता हूँ इनके तरह और भी लोग इस संस्था से जुड़े और हमारे गांव के जो अंतिम छोर के व्यक्ति हैं, जो बस्तर में बसते हैं, जो आज भी कहीं ना कहीं दुनिया से उनको वो चीज़ें जो मिलनी चाहिए जो नहीं मिल पाई है, वो सारी चीज़ों पे हम लोग लगातार कोशिश करते रहते हैं। अभी देखिए हमारी छोटी बहन लोग, जो बस्तर की संस्कृति है, जब भी कोई अतिथि इनके दर पे आते हैं, इनके चौखट पे आते हैं, तो तिलक लगा के फूलों से सुसज्जित करके उनका अतिथि देवो भव का जो अपना संस्कृति रहा है उसको करते हैं। तो अभी आप देखने वाले हैं।
तो आप देखें इसी तरीके से हमारी बहनें अपने बड़े भाइयों को प्यार से अतिथि सत्कार की उस भावना को समर्पित भाव से रखते हैं। अभी हम लोग कमरे के अंदर जाएंगे और वो सारी चीज़ों को देखने और समझने वाले हैं, आखिर यह अभियान किस तरीके से कार्य करता है, वो किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, ये सारी चीज़ों को अभी हम देखने और समझने वाले हैं। तो दोस्तों आप बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे तीन ही लोग आए आप लोग? मित्रों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि संस्कृति की वह कड़ी किस तरीके से यहाँ जुड़ती नज़र आ रही है। वैदिक परंपरा को ध्यान में रखते हुए उसका जिस तरीके से एक शुद्ध पान हम सभी को करवाया जा रहा है वह सचमुच बृहंगम है। मित्रों, इसकी पृष्ठभूमि को थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड को मैं आप तक रखना चाहूँगा। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर मुझे एक अतिथि के रूप में आमंत्रण किया गया है और यहाँ की जो विशेष चीज़ें हैं जो मैं आप तक रखना चाहता हूँ। थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि यह स्थान जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा से लगभग 29 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह एक भवन है, जी हाँ, एक सामाजिक भवन, जहाँ पर गांव के सभी बुद्धिजीवी, जिसमें ग्राम प्रधान, सरपंच, पंचायत के बाकी सदस्यगण सभी अपना अपना योगदान गांव के समग्र विकास के लिए देते रहते हैं। इस भवन में जितने भी गांव के हमारे भाई बहन उपस्थित हैं, ये सभी उस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं जो गांव के विकास के लिए कार्य करती है। मित्रों, यह गांव कलारपारा के नाम से जाना जाता है और इसकी एक ख़ास विशेषता है, मुझे लगता है आप सभी को भी अवश्य जाननी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं आरती का होना, प्रभु श्री रामचंद्र जी के छवि के आगे नतमस्तक होते हुए, है ना, वो भजन कीर्तन, वो श्लोक, वो सारी चीज़ें अभी आप देखने और समझने वाले हैं। यह वह स्थान है जहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी जब दंडकारण्य क्षेत्र में उनका वनवास के दौरान आगमन हुआ था, वह इसी गांव से होते हुए आगे की ओर बढ़े थे। जी हाँ, बस्तर, जो मैं दंडकारण्य क्षेत्र का नाम ले रहा हूँ, जहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने वनवास के 12 वर्ष बिताए थे। और गांव वालों की बात करें या आप बुजुर्गों से जब चर्चा करते हैं, बात करते हैं, तो आपको जानकारी मिलती है कि ये इन्हीं के गांव से होते हुए श्री रामचंद्र जी अपने अनुज लक्ष्मण जी के साथ और देवी मैया सीता के साथ अग्रसित हुए थे। तो यह गांव कई मायनों में बेहद खास है और आपको जानकर आश्चर्य होगा, इस क्षेत्र का यह पहला गांव जो आज भी नशा से कोसों दूर है। जी हाँ, नशा मुक्त एक गांव कलारपारा कुआकोंडा ब्लॉक के अंतर्गत जिला मुख्यालय से 29 किलोमीटर की दूरी पर लगभग स्थित है। मित्रों, आप बने रहिए और इस बृहंगम दृश्य को देखते हुए अपने आप पे आप गर्व अवश्य कीजिएगा कि जंगल के बीचों बीच बसा एक छोटा सा गांव किस तरीके से आज भी अपने वैदिक परंपराओं का वहन हमारे गांव के इन लोगों के माध्यम से आज भी अपने उस अमिट
मशाल को अपने हाथों में लिए जागृत कर रहे हैं। मित्रों, आपको भी अगर ऐसा लगे कि आप इस गांव के लिए कुछ कर सकते हैं, यह संगठन, यह संस्था जो निस्वार्थ और निष्पक्ष तरीके से हमारे भारतवर्ष के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, वहाँ के परिवारों के लिए जिस तरीके से कार्य कर रही है, वह सच में काबिल तारीफ़ है। मुझे जब भी मौका मिलता है, जैसा कि मैंने कहा, मैं हमेशा प्रयास करता रहता हूँ कि अपने अनुभव से इन सब चीज़ों को आगे रखूँ। आप बने रहिए और इस कड़ी को ध्यान से देखिए और अधिक से अधिक सहयोग करिए। सब्सक्रिप्शन के माध्यम से हो या अपने दोस्तों, अपने परिवारजन को इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए और समग्र विकास के लिए, जो कि गांव, हमारा गांव जो है, आप जानते हैं भारत गांवों का देश है, तो अगर गांव विकसित होगा, गांव उन्नति करेगा, हमारा देश भी उन्नति अवश्य ही करेगा। तो दोस्तों, बने रहिए और अपना प्यार यूं ही बरसाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित श्रीमान वसंत मिश्रा जी सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, और मैं भैया जी का परिचय तो अपने शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। तो आज हमारे बीच अतिथि के रूप में हमारे इस मेला ग्राम में अमेरिकन परिवार के बीच इस कार्यक्रम में उपस्थित है। मैं भैया जी के कार्यक्रम में उपस्थित के साथ बात करता हूँ। नमस्कार भैया से। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री राम। अभी जैसे कि भैया आप लोगों को ध्यान होगा कि एकल के ध्येय वाक्य को भैया पुरजोर तरीके से दोबारा अपने स्वर में स्वर मिला के बोलने की उन्होंने कहा। उसमें जो मूल बातें हैं कि आज हमारे जो भारत माँ है, जो हमारे साथ में प्रतिमा लगी हुई है, उनके आंखों में आंसू है। अब आंखों में आंसू कब आता है? माँ के आंखों में आंसू कब आता है? आप लोग सभी माताएं हैं, जब आपके बच्चों को तकलीफ होता है, आपके परिवार में कुछ संकट होता है, जिसके वजह से आपके परिवार बिखरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, कभी सिर्फ माँ के आंखों में आंसू आता है? ऐसे तो नहीं आया। बिना तकलीफ का आता है क्या? आता है। कभी कभी खुशी के आंसू भी आते हैं ना। तो यहाँ जो है दुख के आंसू। अब उस दुख के आंसू को पोंछने के लिए हमें जमीन पे काम करना है, जो कि हम लोग कर रहे हैं। जैसे मितानी दीदी हमारे बीच बैठी हुई है, जो गांव में अपने समय से समय निकाल के स्वास्थ्य के ऊपर घर घर जाके अपनी सेवाएं दे रही है, चाहे वो प्रशासनिक हो, लेकिन मानवता के तर्ज पर भी जब भी उनको किसी भी परिवार से बुलावा आता है तो दीदी जाते हैं। उसी तरीके से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हमारे दीदी लोग हैं, वहाँ पर जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा को लेके कोशिश करते हैं कि बच्चों में अक्षर ज्ञान हो। यानी आप यहाँ देखोगे, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जो भैया अभी पंचमुखी शिक्षा के बारे में बता रहे थे, जो पूरा गांव पे आधारित है। गांव को हटा दीजिए, क्या लिखा हुआ है? शिक्षित। गांव को भी हटा दीजिए, शिक्षित लिखा हुआ है ना। तो पंचमुखी योजना का सबसे पहला है प्राथमिक शिक्षा। यानी हम जब तक बच्चों को और बच्चे के परिवार को शिक्षा के तहत जागरूक नहीं करेंगे, हमारी माँ का जो आंखों में आंसू है, उस आंसू को पोंछने के लिए सबसे पहला चरण हमें शिक्षित होना होगा। जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे, हम सही गलत का आंकलन अपने अंदर, जो भी चीजें हैं, हमारे जीवन का स्तर को जो बढ़ाना है, हमें आगे लेके जाना है, उसके लिए हमें क्या होना होगा? शिक्षित। यानी हमारा जो पंचमुखी योजना का सर्वप्रथम सबसे पहला काम जो आचार्य दीदी लोग, भैया लोग, सब लोग कर रहे हैं, क्या है? शिक्षित। यानी गांव जब तक शिक्षित नहीं होगा, हमारे माँ के आंसू जो बह रहे हैं वो हम नहीं बोल सकते। फिर क्या है? स्वस्थ, यानी आरोग्य शिक्षा। पंचमुखी योजना का दूसरा शिक्षा है आरोग्य। यानी जब तक हम स्वस्थ नहीं होंगे, अगर हम स्वस्थ नहीं होंगे तो हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। अगर हम बीमार पड़ जाएंगे, शिक्षित भी रहेंगे, अगर हम बीमार पड़ जाएंगे
तो क्या हम कार्य कर सकते हैं? नहीं। अभी हमारे खेतों में बारिश हुई है, बुआई का काम प्रारंभ हुआ है, अब उसी से हमारा जीवन चलता है। अधिकांश हमारे वनांचल क्षेत्र में या तो वन से हम संग्रह करते हैं या हम खेती करते हैं। अगर हम बीमार पड़ जाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं परिवार के लिए? नहीं कर सकते। तो स्वास्थ्य कितना जरूरी है, हम किस तरीके से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, वो सारी जानकारी हमें पंचमुखी योजना की जो दूसरी शिक्षा है, आरोग्य शिक्षा, उसको जब तक हम नहीं करेंगे हमारा गांव स्वस्थ नहीं होगा। अब शिक्षा भी हम ले रहे हैं, स्वास्थ्य की भी कामना कर रहे हैं। पर क्या है? समृद्धि। समृद्धि कैसे होंगे? जब तक हमारे पेट में भोजन नहीं जाएगा, जब तक हमारा जीवन शैली नहीं अच्छा होगा। हम शिक्षित तो हो गए, हम स्वास्थ्यवर्धक भी हो गए, लेकिन रोजगार हमारे पास नहीं है, हमारे पास आगे बढ़ने के साधन नहीं है। हमें पता नहीं है कि हमारे गांव के लिए हमारे सरकार, हमारा केंद्र सरकार हो या हमारा राज्य सरकार हो या हमारा पंचायत के माध्यम से जो भी योजना गांव के लिए आती है, उसके बारे में अगर जानकारी नहीं हो तो हम समृद्ध भी नहीं हो सकते। तो वो है स्वावलंबन। यानी तीसरा शिक्षा जो है स्वावलंबन का, यानी हम जब तक खुद पर निर्भर नहीं होंगे, खुद पर हम अपने आप को नहीं जानेंगे, आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे, वो समृद्ध हम नहीं हो सकते। ठीक है ना? ये तीसरा। अभी हमारे कुछ और अतिथि आए हैं। चौथा क्या लिखा हुआ है? जागृत। जागृत का मतलब क्या हुआ है? सिर्फ हिंदी में क्या बोलते हैं? जगना। हम जगे हुए। एक तो नींद से हम जब जागते हैं वो एक जागना होता है। कभी कभी हम सोते हुए जागने का बहाना करते हैं, वो भी जागना है। तो जागने का अर्थ यहाँ पे क्या है? हमारे इर्द गिर्द क्या है? गांव है। गांव के सामने क्या है? पूरे परिवार है। परिवार को देख रेख करने के लिए पंचायत है। फिर पंचायत के बाद क्या है? जिला स्तर पे है। उसके बाद फिर हम राज्य स्तर पे जाते हैं, उसके बाद हम केंद्र स्तर तक जाते हैं। तो हमारे आसपास पंचायत है। तो हमारे गांव के सुरक्षा के लिए, गांव की समृद्धि के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए जो हमारा भारत सरकार, हमारा राज्य सरकार, जैसे अभी हमारे भूपेश बघेल साहब है, हमारे गांव के लिए क्या क्या योजनाएं उनके द्वारा बनाई गई, उस योजनाओं का लाभ हमें क्या मिल रहा है? वो योजनाएं कौन कौन से हैं जिससे हमारे गांव के परिवार को तो सुख सुविधाएं मिल सकती है। तो पूरी जागरूकता, जागृत के तहत चौथा जो योजना है पंचमुखी का चौथा, जागरण शिक्षा से, जागरण स्वास्थ्य से, जागरण आपके समृद्धि से, जागरण आपके सरकारी योजनाओं से। हमारे आसपास क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, उसकी भी पूरी एकल अभियान जो है संगठनों के माध्यम से आपको, हमारे आचार्य भाई बहन के माध्यम से तो पूरा जानकारी मिल जाए। पांचवा क्या है? संस्कारित। जो अभी लोग हमारे अभी क्या कर रहे थे? विधि व्यास की अभी प्रमुख है हमारे, यानी हम पढ़ लिख गए, शिक्षित भी हो गए, स्वस्थ भी हो गए, स्वावलंबित भी हो गए, जागरूक भी हो गए, लेकिन जब तक हम संस्कार से नहीं जुड़े रहेंगे, अपने रीति-रिवाजों को हम सम्मान नहीं देंगे, हमारे वैदिक काल से चली आ रही परंपराओं का अगर हम सम्मान नहीं करेंगे तो ये सारा बेकार है। यानी हम अफसर भी बन गए, बहुत अच्छे पद में चले गए, बिजनेस कर रहे हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं, लेकिन समाज में बात करने की शैली हमारे पास नहीं है। बड़ी बहन को हम कैसे सम्मान करेंगे हमें पता नहीं, हम भूल गए। अतिथि आते हैं तो अतिथि सत्कार, हमारा वैदिक परंपरा है, अतिथि देवो भव। हम वो भी नहीं कर पा रहे, हम अपने अहंकार में चूर है, तो वैसे लोगों का क्या होगा? नाश होगा ना। रामायण, गीता, लोग महाभारत जो देखते हैं, पढ़ते हैं कि रावण जैसे प्रकांड पंडित का भी अहंकार चूर हो गया। कैसे?
इससे जब तक संस्कार नहीं होगा, इसलिए पांचों शिक्षा को लेके जमीन का अगर कोई कार्य कर रहा है तो कौन कर रहा है? आप सभी हमारे आचार्य पूर्णकालीन सेवा, जो हमारे सेवा में भाई बहन है, और हमारी जो विज्ञान हमें जो जुड़ी है स्नेह संपर्क परिवार के तहत आप तो जुड़े हुए है। स्नेह संपर्क परिवार, स्नेह का क्या होता है? प्यार। ठीक है, किसके साथ प्यार करना है? जहां पर हम रह रहे हैं। आप लोग पढ़ी लिखी है तो गाँव में ये 5 शिक्षा को, 5 अभियान को अगर हम लोग उतारना है तो हमें क्या करना होगा? एक दूसरे का हाथ पकड़ हमें उन्हें आगे बढ़ाना होगा। तो आप प्यार से माँ बनकर, बड़ी बहन बनकर कार्यों में अगर आप सहयोग कर रही हैं, अपने स्नेह के साथ संपर्क करते हुए परिवारों तक पहुंच रही है, ये आप लोग एक सबसे बड़ा कार्य करने वाले। और एक अभियान का यही एक मंशा है कि हमारे गांव की समृद्धि के हमें प्यार से उनके दिल को पहले जीतना है, उनके हृदय में स्थान पहले बनाना है। अब बिना स्थान बनाए कोई काम हो सकता है? नहीं हो सकता। हम जाके भैया के पास जाएंगे, भैया बैठो, हम मेरा परिचय भी नहीं बताएंगे, कुछ नहीं बताएंगे, भैया आपको ये काम करना है, करेंगे क्या भैया? करेंगे क्या? पहले पूछेंगे भैया काम क्या है, कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या है? तो हमें क्या करना पड़ेगा? मुझे पता है कि भैया के गांव में भैया का छवि बहुत अच्छा है, भैया का छवि बहुत अच्छा है। मैं क्या करूँगा? उस गांव के आप जैसे दीदी भैया के माध्यम से भैया को पूछूंगा, भैया को चरण स्पर्श करूंगा या भैया का अभिवादन करूंगा, भैया को फिर अपनी बोलूंगा भैया आपके पास समय है, आपको विशेष चर्चा करना है। भैया क्या बोलेंगे? किस विषय पर चर्चा करना है? तो विषय भैया को बताना पड़ेगा। कि भैया को बोलेंगे आपका परिचय क्या है? एकदम से तो विश्वास नहीं करेंगे ना, कहाँ से आए, क्या करें, भैया आपको क्या पता है? तो इसमें क्या होता है कि जो स्नेह संपर्क परिवार में हमें जब हम उनके साथ अपने प्रेम को स्थापित करते हैं तो सबसे पहले हमें उन तक पहुंचना हो। अब पहुंचने के साधन क्या है? एक साधन आपके लिए कौन चल रहा है? चल रहा है दीदी जालंधर में बैठी हुई और आज 32 किलोमीटर अंदर सुदूर गांव में आए हुए हैं दोनों। तो क्यों आए हुए हैं? स्नेह संपर्क परिवार की दीदी को हेड बनाया गया है। तो दीदी की क्या जिम्मेदारी है कि मैं अपने बहनों के साथ, भाइयों के साथ, गांव के बड़े दादा लोग के साथ मिलूं, उनसे संपर्क करूं, तो पता चलेगा कि आप ही बोला कि छोटी बहन विनीता कौन है? तो ये हमारे विनीता कौन है? अब ये पूरे गांव के लिए काम करने वाली है। तो दीदी आप बोल में खाली बोले कि मैं विनीता हूँ, मौका दीदी आपको ये काम करना है, भैया ये काम करना है, उस समय के सुनने जरूरी है। इसके बाद नहीं होगा। तो इसमें भी क्या करना है हम लोग को? आपके सहयोग के बगैर ये कुछ नहीं कर सकती है। तो दोनों का सहयोग चाहिए। दीदी अगर पढ़ी लिखी है, दीदी शहरों में रहती है, काफी दीदी पे पहचान है, अभी उनके साथ हमारे छोटे भाई हैं, ये एनएमडीसी पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रोफेसर है, ठीक है ना? अब भैया अगर यहाँ तक पहुंचे हैं, किसके लिए पहुंचे हैं? इनके माध्यम से पहुंचे। ये पहुंची तो ये अपने आप पहुंच गई, और ये दोनों मेरे परिवार के, तो मुझे भी पहुंचना पड़ गया। हमारे बड़े भाई हो गया हमारे। वो कहने का अर्थ है कि जो स्नेह संपर्क परिवार और एकल अभियान कितना मजबूत करने की जो जिम्मेदारी है वो हम सभी। अगर इस गांव में ये जो चर्चा कर रहे थे, अगर इसमें आप सभी का सहयोग अगर दीदी को मिलता है, दीदी का सहयोग आप सभी को मिलता है, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि जहाँ हम आज सावला गांव तक पहुँचे हैं, इस गांव में जो समृद्धि की बात हो रही है वो सिर्फ किताबों तक ना रहे, फाइलों तक ना रहे, वो हमारे बच्चों में दिखना चाहिए, हमारे आसपास वो चीजें स्वतः दिखनी चाहिए। तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि अभी हमारे भैया लोग पहुंचे हुए हैं, हमारे राजू भैया पहुंचे हुए हैं, हमारे दर्शन भैया पहुंचे हुए हैं, ये भी काफी अनुभवी है,
वो भी अपने शब्दों से आपको अपनी अनुभव का दान करेंगे। मैं लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि मनुष्य को जीवन एक ही बार मिला, योनि जो है मनुष्य योनि एक ही बार मिला। अगला बार हम मनुष्य में जन्म लेंगे कि जीव जंतु कीड़े मकोड़े में कोई नहीं जानता है, लेकिन अभी तो मिला है। इसको सार्थक करने के लिए मुझे लगता है इससे बड़ा अवसर हमें नहीं मिलने वाला, क्योंकि जब हम मृत्यु शैया में सोए होंगे, जीवन का अंतिम क्षण होगा, उस दौरान जब आप अपने आप को याद कर रहे होंगे कि मैंने अपने मनुष्य जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु के इस स्तर तक मैंने ऐसा क्या किया है कि मेरे जाने के बाद भी लोगों के दिलों में मैं बात करूंगा और परम पिता को मैं बड़े गर्व से बोलूंगा, जो मुझे कर्म करने का मौका मिला था, मैं भी उस सृष्टि के क्रियाकलाप में एक अंग बना। कभी भी जब भी आपका मन हताश हो, कभी भी आपका मन उदास हो, इस बात को बस ध्यान रखिएगा कि मैंने अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने आसपास जरूरतमंद परिवार के लिए मैंने क्या, इतना ही कहकर मैं विराम दूंगा। जय श्री राम।